साउंड वेव में अब डिस्कशन थोड़ा कम हो गया है। एक तो डॉपलर इफेक्ट हटा दिया गया है। डॉपलर इफेक्ट पहले प्रॉपर लिखा रहता था, पिछले 2 सालों से डॉपलर इफेक्ट लिख के नहीं आता है। लिख के नहीं आता है इसका मतलब हम जबरदस्ती तो नहीं पढ़ने वाले, वो पूरा एकदम अलग सेगमेंट है, दुनिया की किसी और चीज से उसका कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। तो ऐसी दुनिया हम छोड़ते ही चले जो इस तो सिलेबस से हटाई गई हैं, ऊपर से उसका किसी और टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है, उनको हम कटी करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को मेनली क्या है, वेव इक्वेशंस, और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ता है। वेव इक्वेशन तो अभी पढ़ ही रहे थे, प्रेशर वेव मॉडल, यानी इसको हम 2 तरह से विजुलाइज करते हैं, प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव, तीसरा बल्कि मॉडल है, ऐसे हमें समझना है। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग स्पीड ऑफ वेव के बारे में बात करेंगे, स्पीड ऑफ वेव मेंशन किया गया है, और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी इसमें पढ़ लेंगे, और इसके अलावा हाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में क्या बदलाव होने वाला है मेन, वैसे तो ये चीजें मिक्स दी जाती हैं ज्यादातर किताबों में, शायद एनसीईआरटी में भी मिक्स फॉर्म में ही दी गई हैं, मतलब वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का पैरेलल में डिस्कशन चलता है, सब मिक्स चलता है। मेरा मानना है कि यार जब तक फीलिंग डेवलप नहीं हुई तो टॉपिक से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब तक हम लोगों ने फीलिंग डेवलप कर ली है ना पूरे, और आगे वाले में भी जो फीलिंग तुमने अब तक डेवलप करी वही कैरी ऑन होगी, चाहे लॉन्गिट्यूडनल पढ़ें चाहे वो हम लाइट वेव पढ़ें। जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव पढ़ेंगे तो भी वही फीलिंग काम आएगी जो हमने कहां डेवलप करी है, ट्रांसवर्स वेव में, क्योंकि और किसी वेव में हम लोग विजुअलाइजेशन क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। अभी देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या अंतर आने वाला है, बस अंतर समझ लें। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मैथमेटिकली लगभग वही आने वाली है, थोड़ा सा फीलिंग वाइज चीजें बदली हुई हैं, तो मैं वो बदलाव तुम्हें समझा देता हूं, बल्कि दिखा देता हूं। ओके, दिखाने से पहले पुरानी बातें, ये कौन सी वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ऊपर नीचे मोशन है, एनर्जी का प्रोपगेशन एक लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये मैं बार बार दिखाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको दिखाना, बहुत मेहनत से बनाया था यार मैंने, तो मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूं। खैर, तो ये अभी एक पल्स बन रही थी, ये कौन सी हो गई, अरे ये क्या हो गई, कंटिन्यूअस वेव। और ये जो मैं स्ट्रक्चर मूव करता हुआ दिखा रहा हूं, बेसिकली सब जगह पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इन सब जगहों पे क्या है, पार्टिकल्स हैं। अभी पार्टिकल इतने सारे दिखा नहीं पा रहा था तो मैंने ऐसे अपना दिखा दिया, तुम समझ पा रहे हो ना। ये कंटिन्यूअस वेव है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, है ना, फैले हुए, हर पार्टिकल के अंदर ऑसिलेशन चल रहा है ना। जैसे जैसे ये वेव प्रोपोगेट कर रही है, सब पार्टिकल अपनी अपनी बारी आने पे ऑसिलेट करते रहते हैं। डन, ठीक है। इसके लिए हम वेव इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि नहीं, अरे वो y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी पढ़ चुके हैं कि नहीं। खैर चलो, ये सारे नाम ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये मैं बस ये सब पढ़ चुके हैं ना यार, ठीक, डन। इसलिए कि यार जब कोई मेरे वीडियोस देखता है, लॉन्गिट्यूडनल में एंट्री मारता है, तो उसको पता ही नहीं रहता यार ये सब बताया जा चुका है, तो कहता है अबे यार ये तो बड़ा बाहियात पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, फील ही नहीं हो रहा है। तो उसको पता चल जाना चाहिए यार कि देखो पहले का गायब किया है तो क्या कनेक्ट होगा, हाँ थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। तो उसमें मेरे कोई दोष नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ देख रहे हो यार ऑसिलेशन चल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, ऑसिलेशन अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है। तो क्या ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं कि नहीं, है ना। अच्छा, इनके ऑसिलेशन के तरीके और पुराने ऑसिलेशन के तरीके में देखा जाए तो बस इतना ही अंतर है कि वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता था, ये आगे पीछे। अच्छा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करता था तो चेहरा बनता था उसका बढ़िया सा, इसका चेहरा नहीं बन रहा है, समस्या ये है, इसीलिए इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिली, चेहरे की प्रायोरिटी मिल रही है। देख रहे हो यार कुंभ में आजकल एक लड़की छाई हुई है, नहीं अच्छा तो मैं ही अकेले देख रहा हूँ क्या सोशल मीडिया एक बाबा छाए हुए हैं, अच्छा तुम लोगों का ध्यान बाबा पे ज्यादा है और एक दादी भी छाई हुई है हाँ, नहीं पता तुम लोगों को, कोई बात नहीं, पता भी मत करो, अभी तुम एग्जाम पे ध्यान दो। लेकिन इतना तो पक्का है यार कि वहां जितने भी बाबा हैं उसमें से शायद जेन्युइनली भक्ति वाले बाबा 40% होंगे, मतलब आउट ऑफ 100 बाबा 40% जेन्युइन होंगे जो सही में डेडिकेटेड है, 60% बाबा तो
या तो वो नशेबाज हैं, या भिक्षा ले रहे हैं। हाँ, या तो मतलब क्या दीन दुनिया से पीछा छुड़ाने के लिए वहां पे बाबा बन गए हैं, मतलब कि घर की परेशानियां, बच्चों के लफड़े, दुनिया के दबाव, ये सब झेल नहीं पाया तो अपना बाबा बन गया। है ऐसा, है ऐसा, मैं सामने बोल रहा हूं यार, सनातनी होने के बाद भी। कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं सर आप। हाँ यस, हाँ तो कुछ तो वायरल हो गया। 40% जेन्युइन होंगे जो भक्ति में लीन रहते होंगे, वो सही में अध्यात्म की तरफ बहुत कुछ बढ़ चुके होंगे, कुछ सीखा होगा, कुछ नॉलेज होगी, लेकिन उनकी बातें सुन के, ज्यादातर की बातें सुन के मुझे नहीं लगता है इनके अंदर कोई डेप्थ है। जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जा रहे हैं, चिमटा निकाल के मारने लगते हैं। हाँ, एक आईटी वाले बाबा हैं, वो भी मुझे यार कुछ दिन तक तो ठीक लगा, अभी मुझे लग रहा है वो भी नशा कर रहा है कोई बढ़िया वाला। सर एक वीडियो आपने देखी थी बागेश्वर धाम वाली रैली में, एक बच्चा आया था, उसने कह दिया ये बच्चे भी रैली में, वो कहते हैं मेरा नाम बाल योगी संत है, बच्चा नहीं। हाँ, वही है कि उसी की आड़ में करते हैं ना सब, तो अभी कोई उसको ये भी नहीं कह सकता भाई, ये भी नहीं कह सकता कि नहीं यार ये फ्रॉड है, क्योंकि फिर वो इस पे आ जाएगा कि यार कि सब पे उंगली उठा रहे हैं। देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है यार ये। तो देखे जरा, एक पार्टिकल की लाइन मैंने बनाई थी, अभी ऑसिलेशन दिखा रहा था तो चेहरा कुछ बन नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मतलब चेहरा बनाने की कोशिश की है। 2 लाइनों में शायद थोड़ा सा चेहरा बनेगा, हालांकि है नहीं, मतलब कुछ अट्रैक्टिव चेहरा है नहीं। 2 लाइन पार्टिकल का है, मैंने एक फोटो फ्रेम साथ में चलाया है ताकि तुम्हें उसका चेहरा दिखे। ये ठीक, तो ये एक पल्स मैंने चलाई है जिसमें हर पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, एक ऑसिलेशन की पल्स मैंने चलाई है। तो क्या ये कंटिन्यूअस वेव है या एक पल्स है? क्या सारे पार्टिकल ऑसिलेट लगातार कर रहे हैं या बस बारी आने पे करे उसके बाद रुक गए? ये कंटिन्यूअस वेव नहीं थी, ये मैंने एक पल्स दिखाई है। कंटिन्यूअस वेव में तो पार्टिकल लगातार ऑसिलेशन करते रहते हैं। चलो, कंटिन्यूअस बनाना थोड़ा मुश्किल था तो मैंने 2 वेव तक बनाया है। कहां गया? ओके, अच्छा अभी एक ही है। साथ में मैंने ये क्या अटैच कर दिया है, ये जो है अगर पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होते तो ऐसा चेहरा बनता, बस उसकी याद में अटैच कर दिया। हाँ, अगर अगर ये ट्रांसवर्स ऑसिलेशन कर रहे होते तो पार्टिकल का कलेक्टिव चेहरा ऐसा बनता उसकी याद में। तुम लोग यार अपनी अपनी यादें मत कनेक्ट करो इसमें। खैर, ये जरूरी भी है क्योंकि अब ये सही में उसका चेहरा नहीं है, बट इसको हम उन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो कह ही सकते हैं ना। नहीं, यानी ये जो हाइट है ऊपर वाली, वो उस पार्टिकल के राइट ऑसिलेशन पोजीशन को डिनोट कर रहा है, और जो नीचे वाली हाइट है वो पार्टिकल के उसके मीन से लेफ्ट पोजीशन को डिनोट कर रहा है। तो अब ये ट्रांसवर्स वेव का फेस ना होके उसके डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। क्या इतना तो चलेगा ना यार? ये उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। हर पार्टिकल अपने मीन से कुछ राइट जा रहा है या कुछ लेफ्ट जा रहा है। तुम देखो यार, ये पार्टिकल, हर ये पार्टिकल अपने मीन से राइट एक्सट्रीम पे है, गौर करो जरा, और ये वाला अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे है। तो इसका मतलब हर हाइट उस करस्पॉन्डिंग पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हालात को डिनोट कर रहा है। तो ये ग्राफ बड़े काम का है क्योंकि ये ग्राफ से हम बड़ा कनेक्टेड है। ट्रांसवर्स वेव को हमने फील किया इसी ग्राफ की मदद से, तो उसी से हम चीजों को आगे बढ़ाए तो ठीक रहेगा। चलो, यहां एक वेव थी, यहां मैंने 2 वेव बनाई हैं और ये साथ में ग्राफ अटैच कर दिया है ताकि तुम्हें ये पता रहे कि अगर ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करते तो ऐसा चेहरा बनता, और ये अब उन हर पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाले डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। एम आई राइट? बात समझ रहे? ये भी 2 पल्स की वेव थी, और कंटिन्यूअस वेव होती तो ये सब जगह होता। क्या समझ गए? हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो पल्स नहीं डिस्कस करना है, कंटिन्यूअस वेव भी डिस्कस करना है। खैर, तो क्या यार, इन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उसके मीन से राइट होता है, फिर मीन में आते हैं, फिर लेफ्ट होता है, फिर मीन में आते हैं, और ये ग्राफ उसी बात को डिनोट कर रहा है।
बस इतना ही तो अंतर है यार कि उनका y में डिस्प्लेसमेंट होता था, इनका तो क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, फेज कॉन्सेप्ट, इन सब बातों में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? यानी जो जो टर्म्स हम पढ़ते आए हैं, जो जो टर्म्स हम पढ़ते आए हैं, उन सब टर्म्स का अभी भी वही मतलब है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? उसके मीन से जितना किनारे गया ज्यादा से ज्यादा, दैट इज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज वेवलेंथ? यार एक पल्स की जो लेंथ है वही वेवलेंथ है ना? तुम अगर नहीं समझ पा रहे तो ग्राफ में देख लो, ग्राफ में वही वेवलेंथ है। टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, या किसी पॉइंट से एक ऑसिलेशन के पार करने को, एक पल्स के पार करने को जितना समय लगता है वो क्या है? टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी, जितने पल्स पर सेकंड निकल जाएंगे वही क्या है? फ्रीक्वेंसी। यानी इन टर्म से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं, इस पे हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने नाम दिया था, साथ में हम फेज चलाते थे, उन सब बातों का अभी कोई मतलब बदला नहीं है, सब कुछ पहले जैसा है। यहां तक कि v इक्वल टू न्यू लैम्डा वाला रिलेशन, वो सब चीजें क्या यहां भी काम करेंगी? तो बस मैं याद ही दिला रहा हूं, मैं और कुछ करना जा नहीं रहा हूं। सब बातें यहां पे वही की वही हैं। बस एक अंतर है कि जिसमें मैं y लिखता था उसको मैं अब लिख रहा हूं x, नहीं डेल्टा x, क्योंकि हर पार्टिकल का अपना x कोऑर्डिनेट है ओरिजिनल वाला। उसमें क्या हो रहा है? या तो x बढ़ रहा है या तो x कम हो रहा है। उसको मैं क्या बोल रहा हूं? डेल्टा x, जो कि किसका किसका फंक्शन है? x का और टाइम का। और इसका फॉर्मूला होगा a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। तुम कहोगे ये तो वही है। हाँ तो सब कुछ तो वही है ही है, बस y की जगह क्या बात समझ रहे? क्या इतनी बात समझ पा रहे यार? नहीं, हर पार्टिकल का अपना मीन एक्स कोऑर्डिनेट है। जब बता हम लोग ट्रांसवर्स वेव पढ़ा करते थे, ऐसा ट्रांसवर्स वेव, तो किसी भी समय पे उस पार्टिकल का एक मीन एक्स होता था, नहीं, और वो y कम ज्यादा करता रहता था। यानी उस पार्टिकल के अंदर x कोऑर्डिनेट भी होता था और y कोऑर्डिनेट भी होता था कि नहीं? लेकिन क्या इस ऑसिलेशन करते हुए पार्टिकल में केवल और केवल क्या होगा? उसका अपना जो x ओरिजिनल वाला था उसमें डेल्टा x बढ़ेगा, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो मैं जनरल बात करूं कि किसी x बराबर x वाले पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट वो होगा ओरिजिनल वाला x प्लस डेल्टा x। अब ये डेल्टा x अपने आप में पूरा संसार है। ये डेल्टा x क्या है? हर टाइम पे हर x वाले पार्टिकल का कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी मैक्सिमम होगा। क्या जनता समझ पा रही है? डेल्टा x बेसिकली मैं इसको कह रहा हूं। चलो, तो मैं पूछूं कि किसी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x है तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? x प्लस एम्पलीट्यूड। वो ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? उसके मीन वाले x का और a के साथ सम, दिस इज x मैक्स। ये xm बेसिकली मैं कह रहा हूं, उसका जो मीन वाला x कोऑर्डिनेट होता था उसमें डेल्टा x जुड़ेगा, हालांकि उसको मैं x ही कहता हूं, ठीक है ना? उसका जो मीन वाला x था उसमें a जुड़ेगा। क्या डेल्टा x कोई तुमसे पूछे ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? तो डेल्टा x ज्यादा ज्यादा तब होगा जब साइन वाला टर्म 1 होगा। x ज्यादा ज्यादा a हो सकता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट ज्यादा ज्यादा x प्लस a हो सकता है, और कम से कम माइनस a हो सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यानी जब हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ते थे तो उसके x और y कोऑर्डिनेट होते थे, इसका केवल x कोऑर्डिनेट होता है, जो उसके मीन वाले x से a ज्यादा हो सकता है, a कम हो सकता है, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। यानी x की वैल्यू, जो x की वैल्यू होगी वो x माइनस a और x प्लस a के बीच में ही ऑसिलेशन करता रहता है जब वेव चलती है। क्या जनता समझ पा रही है? कोई दिक्कत है? डन। तो क्या ये सब हम पुराने से लिंक कर रहे हैं? इसके लिए हमने कम से कम 40-45 मिनट दिया था, अब मैं यहां सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। नहीं, अब मैं कहीं तो देखूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं जलाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी थोड़ा सा पेन तो होना ही चाहिए। ओके, हम लोग यार इस डिस्कशन में अब एक नई एंट्री लाने जा रहे हैं। नई एंट्री क्या है जरा देखें।
अभी मैं जब वेव चला रहा था तो मैंने एक ग्राफ दिखाया था, ये ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है, उस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट को, पार्टिकल करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा जरा देखो, ये पार्टिकल के अपने कुछ नेचुरल गैप्स थे जब वेव चली थी, इसको एयर में कंसीडर करो, ये सब कुछ एयर में हो रहा है, पार्टिकल के अंदर कुछ नेचुरल गैप थे, लेकिन जब वेव आई तो उनके गैप कहीं कहीं बढ़ गए तो प्रेशर कम हो गया होगा, और कहीं कहीं गैप कम हो गए तो वहां का प्रेशर है ना, पास आएंगे तो प्रेशर, दूर जाएंगे तो प्रेशर। इस बात को मैंने इस रेड ग्राफ से दिखाया है, जरा रेड ग्राफ को देखो, ये बता रहा है ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा, और ये बता रहा है सबसे कम। तुम देखो यार उसके करस्पॉन्डिंग क्या ऐसे हालात हैं कि नहीं है, एक बार फिर से, यार कुछ तो थॉट आए तब तो तुम अपने अंदर ये चीजों को रख पाओगे, और कभी तो आए। तो ये वो पहला और आखिरी मौका है जो तुम्हारे पास आने वाला है। हाँ आखिरी भी है, फिर तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर बनने के बाद तुमको कोई इतने अच्छे से समझाने वाला है नहीं, और फिजिक्स से तुम्हारा वास्ता क्या पढ़ने का, कुछ नहीं। तो पहला इसलिए है क्योंकि तुमने इससे पहले कितने लोगों ने देखा है ऐसे चलता हुआ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, नहीं, तो पहला भी है और आखिरी भी है। तो फिर से देख ले एक बार जनता की मांग पे, क्या इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पार्टिकल सबसे करीब है मैक्सिमम प्रेशर, इसके करस्पॉन्डिंग सबसे दूर है मिनिमम प्रेशर, और जहां जीरो हाइट है वहां पार्टिकल उसी प्रेशर पे है जितना उनका नेचुरल हुआ करता था। तुम गौर करोगे तो यहां के गैप्स नेचुरल जैसे हैं, यहां के गैप नेचुरल जैसे हैं, यहां के गैप नेचुरल जैसे हैं, यहां सुपर लो और यहां सुपर हाई। क्या ये दिख रहा है सबको? बहुत सटीक ग्राफ बनाए गए हैं, हर जगह वो करस्पॉन्डेंस है, और पावर पॉइंट पे बनाए गए हैं, बहुत मेहनत करी गई है ये समझाने के लिए। तुम्हें यार इसमें एक चीज का अंतर दिख रहा है कि ये वेव काली वाली जो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रही है, रेड वाली जो प्रेशर को डिनोट कर रही है, उनमें पाथ वाइज कितना अंतर है? पाथ वाइज यार कितने बार चलाऊंगा, पाथ वाइज कितना अंतर है? तो पाई बाय 2 क्यों बोल रहे हो यार, ये तो फेज वाइज है, सुनो तो ढंग से। पाथ वाइज कितना अंतर है? लैम्डा बाई 4। कन्विंस्ड? पाथ वाइज इन दोनों के ग्राफ में इतने का अंतर है, यानी प्रेशर वाला वेरिएशन, प्रेशर वाला बदलाव और डिस्प्लेसमेंट वाले बदलाव को डिनोट करने वाले ग्राफ लैम्डा बाई 4 के अंतर में है, और लैम्डा बाई 4 के अंतर में है तो फेज वाइज कितना अंतर है? पाथ वाइज लैम्डा बाई 4 का अंतर है, तो फेज वाइज कितना अंतर है? अरे डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स होता था कि नहीं? तो लैम्डा बाई 4 का जब अंतर होता है तो फेज में कितना अंतर होता है? अरे क्वार्टर वेव हो गई, तो एक वेव 2 पाई, क्वार्टर वेव पाई बाय 2। फेज वाइज कितना अंतर है? तो ये लाइन लिखें, डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव हैज अ पाथ डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव हैज path difference of lambda by 4 and a phase difference of pi by 2। क्या ये बात हमें दिख रही है? दोबारा नहीं दिखेगी, अब तुम्हें मानना पड़ेगा। बात क्लियर है? कितना अंतर है? पाई बाई 2 का। वैसे तो वो साथ ही साथ चल रही है, तो टाइम अंतर जैसी हम कोई बात नहीं करेंगे। पाई बाय 2 का अंतर है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को मैं साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और प्रेशर वाले में पाई बाय 2 का अंतर है, तो उसे मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए? क्या साइन वाले फंक्शन में अंदर फेज को पाई बाय 2 बदल दो तो कितना क्या हो जाता है? ये बात सबको पता है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन साइन से रिप्रेजेंट किया है तो प्रेशर वेरिएशन कॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं डिस्प्लेसमेंट कॉस से रिप्रेजेंट करूं तो डिस्प्लेसमेंट, तो प्रेशर साइन से आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर डिस्प्लेसमेंट साइन है तो प्रेशर इक्वेशन कॉस में आएगी, और अगर प्रेशर कॉस में है, प्रेशर साइन में है, तो डिस्प्लेसमेंट कॉस में होगा। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई? तो अब मैं सीधे सीधे इक्वेशन लिखने वाला हूं। डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन इक्वेशन मैं लिख चुका हूं, अब मैं प्रेशर इक्वेशन लिखने वाला हूं, ये लिखा है बगल में। बात क्लियर है?
क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी तो a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्रेशर इक्वेशन है तो डेल्टा पी एम कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। इसमें यार इक्वेशन का लुक ही मैटर करता है। तो यार a वहां पर एम्पलीट्यूड था डिस्प्लेसमेंट का, जिसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा कितना किनारे पार्टिकल गया। लेकिन डेल्टा पीएम ये क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बदलाव कितना हुआ। अरे प्रेशर क्या पहले जीरो था वेव चलने के पहले? नहीं, प्रेशर पहले से कुछ था, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्लस बदलाव हुआ है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा माइनस बदलाव हुआ है। तो ये प्रेशर को डिनोट नहीं कर रहा है। प्रेशर इक्वेशन क्या बताती है, प्रेशर के बदलाव को ड्यूरिंग द वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन के दौरान किस एक्स पे किस टाइम पे कितना प्रेशर का बदलाव हुआ। पास में रहे, ये प्रेशर बदलाव को डिनोट करता है। प्रेशर वेव इक्वेशन का मतलब क्या है, हर एक्स और टी पे किसी खास एक्स किसी खास टाइम पे प्रेशर का बदलाव कितना हुआ है। वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्या जनता समझ पा रही है? तो इसका मतलब ये वो बदलाव है जो सबसे ज्यादा हो सकता है। डेल्टा पीएम, डेल्टा पीएम इज द मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन जो उस वेव प्रोपोगेशन के दौरान हो सकता है। इसका अपना एक पर्सनल फॉर्मूला है। इसका पर्सनल फॉर्मूला है कौन बनेगा अरबपति, के बी ए। क्या छोटी मोटी बातें करते हैं। कौन बनेगा अरबपति? सब बनेंगे यार, जो डॉक्टर बनेगा वो अरबपति बनेगा, क्योंकि वैल्यू पैसे की कम होती जा रही है। कल जो लखपति कहलाता था आज लखपति गरीब कहलाता है। पहले लखपति एक बड़ी चीज होती थी, अरे वो तो लखपति आदमी ऐसे बोलते थे। अब तुम्हारे जमाने में लखपति सुनने को नहीं मिलता होगा। लखपति मतलब क्या, वो गरीब आदमी है। 1 लाख रुपए में क्या होता है लाइफ में? मिडिल क्लास नहीं, गरीब गरीब। मैं 1 लाख महीने की कमाई नहीं बता रहा हूं। लखपति मतलब उसकी टोटल वर्थ 1 लाख रुपए है, जिसकी नेट वर्थ 1 लाख रुपए है, वो गरीब आदमी है भाई। वो साइकिल से ज्यादा आगे नहीं चल सकता है। मेक इट क्लियर। हाँ ये है भाई, 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला तो उन 4% लोगों में से है इंडिया के। हाँ तुम में से ज्यादातर लोग 4% लोगों में से हैं जो यहाँ बैठे हैं। अभी क्या है कि घर वाले बोल ही देते हैं कभी कभी, सब तुम्हारा ही तो है, उसी को सुन के खुश हो लिया करो। हाँ भाई, तो डेल्टा पीएम क्या है, कौन बनेगा अरबपति। अरबपति बनना है तब कुछ बड़ी बात होगी, करोड़पति तो सब है आज के जमाने में। अब मुझे क्या पता है, यही तो क्वेश्चन है। यही तो क्वेश्चन है, कौन बनेगा अरबपति। तो अब जैसे मैं कह रहा था कि यार वेव प्रोपोगेट कर रही है तो उसका अपना एक मीन प्रेशर होगा पी नॉट, कहीं कहीं बढ़ेगा कहीं कहीं घटेगा। तो सुपर बदलाव यानी सबसे ज्यादा प्रेशर वो होगा मीन प्रेशर में डेल्टा पीएम ऐड कर दो, सबसे ज्यादा प्रेशर, और सबसे कम क्या होगा, पी नॉट में से डेल्टा पीएम घटा दो, है ना। अब कभी कभी ऐसी बात हो सकती है कि भाई कोई कह दे मीन प्रेशर जो है 10⁵ पास्कल है और डेल्टा पीएम तुमसे निकलवा दे या तुम्हें दे दे कि वो 10 पास्कल है। तो बताओ यार मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है? हाँ 10⁵ में 10 ऐड कर दो। क्या होगा, 10 + 10⁵ हो जाएगा। तुम इसको 10⁵ जोड़ के लिखना चाहते हो, मैं अभी बताता हूं ये क्या आएगा। 0.0001 इंटू 10⁵ प्लस 10⁵। 1 2 3 4 5 डिजिट आगे बढ़ा दिए, 10⁵ ले लो बाहर तो ये आएगा 1.0001। यानी यार वेव चलने से, लॉन्गिट्यूडनल वेव चलने से ऐसा थोड़ी कि तूफान आ जाता है तो प्रेशर में इतना बड़ा बदलाव आएगा। मतलब मैं बोल रहा हूं साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो क्या लग रहा है तुमको कि यहाँ भूचाल आ गया है क्या? इतना सा वेरिएशन होता है यार, बस इतना सा वेरिएशन। तो तुम जोड़ के ना ही लिखो, ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तुम समझ गए यार, 13-14 पास्कल 20 पास्कल ऐसे ही बदलाव आते हैं। साउंड में कोई इतने बड़े बदलाव नहीं आते। डन। तो प्रेशर वेव इक्वेशन का मतलब क्या है, प्रेशर बदलाव को इक्वेशन से डिनोट करना। डन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का मतलब हमेशा होता था डिस्प्लेसमेंट बदलाव को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना, किसी भी एक्स किसी भी टी के लिए,
है ना, वेव इक्वेशन बोलते थे इसको, अब इसको प्रेशर वेव इक्वेशन बोलते हैं। डन। किसी ने सोचा यार कि प्रेशर में बदलाव हो रहा है, तो हम यहां पर मॉलिक्यूल के पास या दूर जाने को देख रहे हैं, तो क्या गैस की डेंसिटी में भी तो बदलाव हो रहा है। अब ये डिस्कशन जो चल रहा था अभी तक, ये केवल गैस को हम दिमाग में जरूर इमेजिन कर रहे थे, गैस के लिए इमेजिन करना आसान है, लेकिन ये वैलिड सबके लिए है। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव हवा में चल सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वाटर में चल सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में चल सकती है, बल्कि सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज चलती है। यानी अगर तुम एक हथौड़े का ब्लो रेलवे पटरी के एक तरफ करो, बहुत दूर 10 किलोमीटर दूर सुनने में तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन वही आवाज 10 किलोमीटर तक तो शायद उड़ के जो हवा में जाएगी वो सुनाई भी नहीं देगी। 1 किलोमीटर मान लो, चलो मैंने बहुत तेज हथौड़ा मारा तो एक आवाज हवा में आई, एटमॉस्फेयर में आई, वो तुम्हें सुनाई देगी, और एक आवाज कोई कान लगा के वहां सुन रहा है, उस ट्रेन की पटरी में वाइब्रेशन महसूस कर रहा है, चलो वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन ट्रेन वाला पहले उसका पटरी वाला पहले पहुंच जाएगा, हवा वाला थोड़ा देर से सुनाई देगा। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों मीडियम में चलती है। तो ये दोनों फॉर्मूले सारे मीडियम के लिए वैलिड हैं। लिख दो, अबव फॉर्मूलाज आर, अबव इक्वेशंस आर वैलिड फॉर ऑल मीडियम। ये सारे मीडियम में हो सकते हैं। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? तुम्हें याद है यार, मैंने जो पहला वेव वाला टॉपिक पढ़ाया है उसमें कैसे क्वेश्चन होते थे? अरे वेव इक्वेशन लिखी होती थी, कोई पूछे टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम के बगल में, टी के बगल में ओमेगा लिखा होता था, उससे टाइम पीरियड निकाल लेते थे। क्या ऐसे क्वेश्चन यहां नहीं हो सकते क्या? अरे हो सकते हैं कि टाइम पीरियड बताओ तो तुम ओमेगा ढूंढोगे। कोई पूछे यार वेव स्पीड बताओ, तो वेव स्पीड ओमेगा बाई के होता था, न्यू लैम्डा होता था। तो क्या ओमेगा के कहां मिलता है, क्या तुम्हें नहीं पता? यानी क्या ट्रांसवर्स वेव में अगर ये सब क्वेश्चन होते थे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये सब क्वेश्चन नहीं हो सकते? यानी तुम्हें पढ़ना ही नहीं कि ये वेव कौन सी है, इक्वेशन देखना है। क्या ये लाइट वेव में क्वेश्चन नहीं हो सकते? जस्ट अ मिनट, लाइट वेव में क्वेश्चन नहीं हो सकते? ऐसा ही लुक अगर लाइट वेव में दिया हो तो टाइम के बगल में ओमेगा होगा, एक्स के बगल में के होगा, और उनकी मदद से तुम लैम्डा ढूंढ सकते हो, फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हो, टाइम पीरियड ढूंढ सकते हो, स्पीड ऑफ वेव ढूंढ सकते हो। हर वो क्वेश्चन जो पहले आ चुका है वो इन इक्वेशन से, दोनों से, अब तो इससे भी आ सकता है। तुम्हें प्रेशर वेव इक्वेशन दे दें और कहते ओमेगा बताओ, तो ओमेगा कहां छुपा है? टाइम पीरियड बताओ, कहां छुपा है? ओमेगा में। अरे ओमेगा इक्वल टू 2π/t लिखोगे तो लैम्डा बताओ कहां छुपा है? एक्स के बगल में। क्या वो सारे क्वेश्चन जो पहले आए थे वो यहां भी हो सकते हैं? यानी अब कल को ये सब क्वेश्चन आए तो तुम ये बात ही मत करना कि ये लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, कोई दिमाग में विजुअलाइजेशन ना लाओ, सबको तुम ट्रांसवर्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गुड क्वेश्चन। यहां पर ए क्या है? एम्पलीट्यूड, सबको पता है, ए एम्पलीट्यूड है। के क्या है? हाँ, इसको हम एंगुलर वेव नंबर बोलते थे, जिसका पर्सनल फार्मूला क्या होता है? हाँ, इसका पर्सनल फार्मूला होता है 2π/λ। बी यहां पर है बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, ये नहीं दिया हो तो लिख लें। बी यहां पर है बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम। तो क्या डेल्टा पीएम पे क्वेश्चन बहुत फैशन में चल नहीं रहा है, बट फिर भी डेल्टा पीएम तक कोई पूछे तो नहीं बता पाओगे? लैम्डा दिया होगा, बल्क मॉडुलस दिया होगा, एम्पलीट्यूड दिया होगा, हम डेल्टा पीएम बता सकते हैं। ठीक, ओके, ये तो छोड़ने के लिए है। अब जो डिस्कशन मैं करने वाला हूं, ये डिस्कशन केवल और केवल गैसियस मीडियम के लिए काम करेगा। डेंसिटी का वेरिएशन, डेंसिटी का वेरिएशन मुझे बताओ। अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी सबने पढ़ा है ना? एन को हम डब्ल्यू बाई मोलर मास लिखते थे, तो पी इक्वल टू बन जाता था डब्ल्यू बाई वी। अरे ये सब नहीं लिखना, आखिरी लाइन लिख देना बस। डब्ल्यू बाई वी को हम क्या लिखते हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला या प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा रो आर टी बाई एम। ये सबको पता है कि नहीं? अब
वेव के चलने के दौरान ऐसा माना जाता है कि टेम्परेचर में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो बदलाव महसूस होगा, बट ऐसा माना जाता है। तो बता डेल्टा पी को हम क्या लिख देते हैं, ये चीज फिक्स है, वो हो जाएगा डेल्टा रो आर टी बाई एम। भाई प्रेशर डेंसिटी इनटू सम फिक्स चीज है, तो जो डेंसिटी में बदलाव होगा वो प्रेशर का बदलाव तय करेगा। डेल्टा रो इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा पी। मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी एम कॉस समथिंग, पढ़ा है कि नहीं? क्या डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा रो आर टी बाई एम, और डेल्टा पी एम को मैं लिख रहा हूं डेल्टा रो मैक्स आर टी बाई एम। तो आर टी बाई एम आर टी एम कैंसिल, कुल मिला के यार जो लुक प्रेशर वेव इक्वेशन का आता था वही लुक किसका आ जाएगा, डेंसिटी वेव इक्वेशन का। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन साइन में है तो डेंसिटी इक्वेशन कॉस में आएगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कॉस में है तो डेंसिटी इक्वेशन साइन में आएगी। बात क्लियर है? डेंसिटी वेरिएशन की बात मैं गैस के लिए कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए काम करता है, गैस के लिए, उसी से तो हम मिला के ये फॉर्मूला बनाए हैं, इसलिए ये फॉर्मूला किसके लिए काम करेगा, सही सही हल्का फुल्का सब में काम कर सकता है, बट एग्जैक्टली ये किस में काम करेगा, गैस में। तो कल को तुम्हें यार ये इक्वेशन दे दे और कहे लैम्डा बताओ, के बताओ, ये लैम्डा बताओ, ओमेगा बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, नहीं कर पाओगे। अरे यहां कौन सा बदल गया, ओमेगा वही है। तो इन सब चीजों से डरना नहीं यार, बड़े सिंपल क्वेश्चन। वेव में अच्छी बात पता है क्या है कि एकदम सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, इसमें वेरिएशन की संभावनाएं ज्यादा है ही नहीं। जो पढ़ाया गया है उसके बहुत इधर उधर बातें नहीं होंगी। भाई इक्वेशन ये दे दी जाए, प्रेशर वाली दे दी जाए या डिस्प्लेसमेंट वाली, कुछ कॉमन क्वेश्चन तो सब में पूछे जा सकते हैं। क्या क्लियर है भाई, है ना? अब डेंसिटी है तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाली चीज है, प्रेशर है तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली चीज है, ये भी क्लियर है। ठीक, एक क्वेश्चन दिया है, कर ही लो। दिया है तुम, इसमें दिया है, passes the maximum displacement of the particle is this, maximum velocity of the particle is equal to v max पूछा है पार्टिकल का। कोई मुझे बताए पार्टिकल का v max क्या होता है? ये तो जमाने से होता है, यहाँ क्या बात कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड कितना है? हाँ हाँ, और ओमेगा कितना होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितना है? दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। बस ऐसे ही, मतलब कि एक आध क्वेश्चन हो जाए इसके लिए, बाकी तो हम यार इस पे क्वेश्चन कर ही चुके हैं, इसमें कुछ नया है ही नहीं। हर वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव में शुरू में किया था इक्वेशन से रिलेटेड, वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बस अब यहाँ पे यार साउंड लिख दिया है तो घबराने की क्या जरूरत है यार, इक्वेशन वाले नियम सब कुछ तो सेम ही है। हाँ ठीक, चलो। तो एक डिस्कशन है वेव इक्वेशन वाला, वो खत्म हुआ, उसमें कुछ नया था नहीं, बस विजुअलाइजेशन थोड़ा सा नया था, और एक प्रेशर और डेंसिटी वाला टर्म इन्वॉल्व हो गया है। अभी हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का फॉर्मूला है ये। हम लोगों ने जब पुराना डिस्कशन किया था तो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, वो किसकी स्पीड का था? धागे में, जो कि खिंचा हुआ धागा है, टी के टेंशन में है, तो स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट टी बाई म्यू था, या टी बाई रो ए था। वो केवल और केवल किस में काम करेगा? खिंचे हुए धागे में, स्ट्रिंग में या वायर में, ऐसा कुछ लिखा हो। और अब जो स्पीड का फॉर्मूला है ये किसके लिए है? लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल जनरल नेम है, साउंड वेव उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो ये स्पीड का फॉर्मूला काम करेगा, है ना? ये वैलिड फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इन जनरल कोई कुछ ना दे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। यहाँ बी क्या है सबको पता होना चाहिए, अभी लिखा है, फिर से लिख ले। बी इज बल्क मॉडल, और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये बल्क मॉडल्स ऑफ द मीडियम है। बल्क मॉडल्स
ये बैग में है, बगल में पॉकेट में, जो पानी वाली पॉकेट है। हाँ हाँ, नहीं इसी में, हाँ इसमें नहीं है। उसी में होगी या फिर अरे यार अच्छा ये है। अच्छा उधर। बल्क मॉडुलस सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है। आमतौर पे सॉलिड के लिए बल्क मॉडुलस की जगह यंग मॉडुलस यूज होता है। तो इस फॉर्मूले को अब अलग अलग मीडियम के लिए थोड़ा सा हम पर्टिकुलर करने वाले हैं। ओके, ये सब पुरानी बात याद दिलाई, इसके ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ओके, बल्क मॉडुलस सॉलिड के केस में क्या बन जाता है? यंग मॉडुलस, दैट्स इट। तो बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला जो अभी मैं पढ़ रहा था, √b/ρ, वो क्या बन जाएगा? √y/ρ, दैट्स इट सॉलिड के केस में। अच्छा, ये सॉलिड भी कैसा है? वायर नुमा सॉलिड हो या रॉड नुमा सॉलिड हो, उसके लिए काम करता है। एक फॉर्मूला और है 3D सॉलिड। 3D सॉलिड का मैंने ऊपर दिया है, ये कभी काम आता नहीं है। देखो जरा, 3D सॉलिड लिखा है एक जगह, बल्क मॉडुलस प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो। ये कब काम करेगा? जब वो ब्लॉक जैसा ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे वायर जैसा, रॉड जैसा ऑब्जेक्ट है, तो ये फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अगर ब्लॉक जैसा ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या काम करेगा? b प्लस 4/3 ईटा बाई रो। रेयर डिस्कशन है तो उसको मैंने अभी शामिल नहीं किया इस डिस्कशन में, ठीक है। ये तो हो गया सॉलिड का डिस्कशन। जनरल फॉर्मूला ये है, ये सॉलिड के लिए ये भी हो सकता है डायग्राम क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस दिया ही ना हो, यंग मॉडुलस दिया हो तो उससे भी कर सकते हैं, बल्क मॉडुलस दिया हो उससे भी कर सकते हैं। डन। लिक्विड मीडियम में कुछ है ही नहीं यार, अरे वही है, मतलब क्या है? √ बल्क मॉडुलस अपॉन, उल्टा लिख गया क्या हम? सही कर लें। लिक्विड मीडियम में वेल डिफाइंड है बल्क मॉडुलस, वेल डिफाइंड है। बल्कि लिक्विड मीडियम के लिए ही हम ज्यादातर बल्क मॉडुलस की, या गैस मीडियम के लिए ही हम बल्क मॉडुलस की बातें करते हैं, है ना। वॉल्यूम बदलाव की बातें हम इसके लिए ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, दैट्स इट। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। देन अगला मीडियम क्या आता है? गैसियस मीडियम। तो गैसियस मीडियम के लिए हम लोग बल्क मॉडुलस को पर्टिकुलरली लिखना चाहते हैं। वैसे तो फॉर्मूला वही है, मैंने कहा एक कॉमन फॉर्मूला अगर कोई पूछे तुमसे किसी भी मीडियम के लिए तो क्या लिखोगे? √ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। लेकिन गैसियस मीडियम में बल्क मॉडुलस कुछ फैमिलियर टर्म में लाया जा सकता है। अभी तुमसे कोई कहे यार बल्क मॉडुलस ज्यादा फेमस चीज है या प्रेशर ज्यादा फेमस चीज है? प्रेशर। तो तुम फॉर्मूले को बल्क मॉडुलस में लिखना चाहोगे या प्रेशर में लिखना चाहोगे? प्रेशर में। तो बल्क मॉडुलस यहां प्रेशर से रिलेट किया जाना है, तो फॉर्मूला थोड़ा इजी हो जाएगा, फैमिलियर चीज में आ जाएगा। तो न्यूटन ने बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले को लाया। क्या लाया? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला न्यूटन ने बड़ी मेहनत करके बताया कि बल्क मॉडुलस प्रेशर होता है। क्या बताया? अरे मेहनत करी भाई, ऐसे थोड़ी मेहनत करी उसने। PV बराबर nRT होता है। उसने कहा जब गैस चलती है तो टेम्परेचर में कोई खास बदलाव आता नहीं है। तो बता यार, P बराबर कांस्टेंट बाई V हुआ। तुम्हें याद है यार मैं dP/dV कैसे लाता था? dP/P बराबर क्या? माइनस dV, याद है? ये नीचे है इसलिए माइनस, तो dP/dV क्या आ गया? dP/dV आ गया माइनस यहां B था, माइनस P/V। और बल्क मॉडुलस के इस फॉर्मूले में dP/dV की जगह अगर कोई माइनस P/V लिखेगा तो वो क्या आ गया? प्रेशर। इतनी मेहनत करी थी न्यूटन ने, बस में रह। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? √B/ρ था, अब क्या बन गया? P/ρ। बिल्कुल। अच्छा, P बराबर 1/m ρRT होता है, तो रो को हम क्या लिख सकते हैं? जस्ट अ मिनट। P/ρ को हम क्या लिख सकते हैं? जरा देखें, P/ρ को हम क्या लिख सकते हैं? RT/ρ।
m, तो ये क्या बन गया अंडर रूट आर टी बाई एम। ये फॉर्मूला किसने दिया? ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया, और बाद में पाया गया कि न्यूटन का फॉर्मूला गलत है। फिर भी हम पढ़ रहे हैं यार, ये होता है इन्फ्लुएंस, कि सही लोगों का पढ़ते पढ़ते न्यूटन का गलत भी पढ़ा जाता है। फिर जब ये गलत माना गया तो ये हमें किसी फॉर्मूले में यूज नहीं करना है। बस कोई ये पूछे कि न्यूटन फॉर्मूला बताओ, तो तुम्हें ये फॉर्मूला उठा के दे देना है, बट ये प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता है। तो फिर एक और साइंटिस्ट आए, लाप्लास। लाप्लास करेक्शन बड़ा फेमस है, कि न्यूटन की बात को उन्होंने करेक्ट किया। उसने कहा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जब चलती है तो हम मानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये एजम्पशन गलत है। जब भी यार वेव चलती है तो पार्टिकल के वाइब्रेशन बहुत फास्ट होते हैं, और फास्ट प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो सकता है। यानी किसी सर्टेन रीजन में वाइब्रेशन चल रहे हैं तो गैस पास या दूर जा रही है, तो वो एक पिस्टन के प्रोसेस जैसा प्रोसेस है। तुम्हें याद है यार थर्मोडायनेमिक्स, और पिस्टन के प्रोसेस जैसे फास्ट प्रोसेस को हम हमेशा क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। यानी उसके लिए ये वैलिड नहीं है, बल्कि क्या वैलिड है? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट वैलिड है। तो अगर इससे हम अगर dp बाई dv लाएंगे, तुम्हें आता है dp बाई dv लाना, dp बाई p बराबर आएगा dv बाई v इंटू माइनस गामा। तो dp बाई dv क्या आ गया? माइनस गामा p बाई v। तो बल्क मॉडुलस जो कि dp बाई dv इंटू v होता था, उसमें इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो? गामा p बाई v इंटू v। ये सब करना नहीं है यार, जरूरी नहीं करना, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम ये सब कर चुके हो। थर्मोडायनेमिक्स में क्या तुम्हें dp बाई dv लाना नहीं सिखाया गया? तो बता यार, ये बल्क मॉडुलस क्या आ गया? गामा p। एक माइनस पहले से था, एक माइनस ये प्लस है, गामा p आ गया। तो फिर बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? अंडर रूट गामा p बाई रो, और p बाई रो को हम क्या लिख सकते हैं? आर टी बाई एम। तो ये फॉर्मूला सही है। यानी जब भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा और तुम्हें स्पीड निकालने को पूछा जाएगा तो ये लगाना है। वो बहुत सारे पेज हैं उसमें, वो बटन दबाना है, बंद करना है, लेकिन बटन तभी बंद करना है जब गाड़ी की चाबी अंदर होगी। बाहर होगी तो वो मानेगा कि नहीं बंद हुआ। चाबी जेब में रखिए, हाँ बंद करके फिर निकलिए, जब उसका एक तरफ की लाइट बंद हो जाए, हाँ 3 बार दबाना पड़ता है। देखना ना बंद करे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में बंद कर लेंगे। ठीक ठीक। उसमें एक बटन दिया हुआ है बाहर, उससे लॉक हो जाती है। जैसे जेब में चाबी है तो चाबी अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार मैं नया नया मुझे फीचर 2 साल बाद पता चला, 1.5 साल हो गए थे लगभग। 1.5 साल के बाद मुझे अभी 2 हफ्ते पहले ये फीचर पता चला कि अच्छा ये ऐसा भी होता है। तो एक बार क्या हुआ कि चाबी गाड़ी के अंदर थी और मैंने बटन दबा दिया। अब मैं टेंशन में एक ही चाबी लेके आया हूं। तो मैं देखा गाड़ी में एक और फीचर है कि गाड़ी अगर वो बटन हम चाबी के अंदर रखे हुए दबाएंगे तो वो लॉक नहीं होगी। ओ माय गॉड, मैंने कहा सो थैंकफुल जिसने ये आइडिया। हाँ, कि उसको ये पता है कि चाबी गाड़ी के अंदर है, तो कोई लॉक कर रहा है इसका मतलब गलती से कर रहा है, तो वो लॉक नहीं किया। तो फिर मैंने चाबी निकाली, फिर मैंने वो ट्रायल मेरा मतलब बच गया कुल मिला के। फिर मैंने इस चीज को घर पे आने के बाद 2-3 बार और ट्राई किया, क्योंकि घर पे मेरे पास दूसरी चाबी थी। तो मैं ट्राई किया कि हाँ इसका मतलब ये फुल प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं, हम चाबी कहीं भी हो हम बटन दबा सकते हैं। बड़ा इजी हो गया, अभी बटन निकाल के फिर दबाना नहीं पड़ता। नोट कर लिया भाई लोग? पिछली वाली गाड़ी की हालत ये हो गई थी कि मतलब वो चाबी अंदर डाल के खोलो तो भी एक बार में नहीं खुलती थी। हाँ, और कई बार तो मतलब ऐसा हुआ है कि एकदम धुआं देने लगी, चल रही है, फिर पता चले कि बहुत तेज आवाज आ रही है। अच्छा, जब भी खराब होती थी उस गाड़ी में एक फीचर था, सर्विस सेंटर के थोड़ी आसपास या घर पे, 2 ही जगह पे खराब होती थी। हाँ, ये आज तक उस गाड़ी ने मुझे कभी रास्ते में नहीं लटकाया था। उस गाड़ी ने एक बार उसका अंदर से वो ऑयल लीक कर गया, इंजन ऑयल,
वो रेड सिग्नल देने लगा। मैं नहीं समझ पाया रेड सिग्नल क्या है, खूब देर तक गाड़ी चलाता रहा। वो एक्चुअली रोड में कोई गिट्टी से टकराया, इंजन ऑयल पूरा लीक करता रहा। इंजन ऑयल के बिना चलाने का मतलब होता है इंजन सीज हो जाता है, फिर वो गाड़ी मतलब, तो वो आके घर के 50 मीटर आगे जाके सीज हो गई। उसके बाद हिलने को तैयार नहीं थी, मतलब वो गाड़ी रोड पे जहां थी वहीं पे खड़ी रही, वहीं पे इंजन खोला गया। वो फिर घर के आसपास में थे 2-3 मैकेनिक, उन्होंने वहीं पे गाड़ी बनाई, मतलब टाउन में थी लेकिन वहां पे एक्सपर्ट था एक खूटी भाई अपना, उसका नाम खूटी भाई था। बचपन में मेरे साथ खेला करता था, छोटा था जब, वहीं उसके बॉस थे कोई, उन्होंने सिखाया करते थे उसको। अब वो बॉस से आगे निकल गया, उसकी दुकान ज्यादा चलती। तो उसने मतलब गाड़ी बना दी वहां पे। तो ये एक आध बार और भी ऐसा हुआ है, तो हमेशा उसने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया था। इतने सब एहसान के बाद भी मैंने वो गाड़ी रिप्लेसमेंट क्या करें, घर पे क्या कैसे पालेंगे उसको, तो मैंने होता है यार, अब क्या है, गाड़ियों के साथ क्या मतलब अटैचमेंट, कुछ लोगों का होता है अटैचमेंट, कुछ भी हो जाए वो गाड़ी नहीं बेचते अपनी पहली वाली गाड़ी। क्या करेंगे यार। हाँ भाई, तो कहाँ थे हम लोग, स्पीड के फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए हैं। अब यार इसमें सब बहुत सिंपल सिंपल जो हर फॉर्मूले के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ भी होते हैं। भाई डेटा दिया होगा, वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है, बात क्लियर है। और क्या हो सकता है, रेशियो वाले क्वेश्चन, परसेंट वाले, वो सारी पॉसिबिलिटी जो तुम लोग केटीजी वाले में देख चुके हो, VRMS इक्वल टू अंडर रूट, उस तरह के क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन इसमें एग्जिस्ट करेंगे। इसकी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, जब फंसोगे तब देखा जाएगा। स्पीड ऑफ वेव निकालना आ गया है। हम लोगों ने जैसे ट्रांसवर्स वेव में स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला पढ़ा था, और स्पीड ऑफ वेव के बाद याद है यार, हम लोगों ने पहले वेव इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ा, पहले दिन पूरा दिन किस में लगाया था, वेव इक्वेशन में, है ना। तो वेव इक्वेशन यहाँ हो गई, बल्कि 3 हो गई। फिर हमने अगले दिन क्या किया था, स्पीड का और इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा था। सब कुछ धागे की बात कर रहा हूं मैं, वही सारी बातें हमें यहां भी करना है। हालांकि इंटेंसिटी पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी जनता की मांग पे पैटर्न बना रहे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला दे दिया है। रेयर है, नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में तुम लिख सकते हो उसके आगे नॉट इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी इक्वल टू डेल्टा PM स्क्वायर अपॉन 2 रो बी। बस इतना याद रहे कि वहां की इंटेंसिटी वो धागे वाली इंटेंसिटी है, यहां की इंटेंसिटी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की इंटेंसिटी है। तो डेल्टा PM क्या है तुम्हें पता है ना, डेल्टा PM का खुद एक फॉर्मूला है, क्या है, कौन बनेगा अरबपति। उसके अलावा 2 रो वी, इतनी सारी चीजें, वी के अपने पर्सनल फॉर्मूले हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इस पे क्वेश्चन आ जाए मतलब कि उसको तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, अगर न्यूमेरिकल आ गया तो, ठीक है, तो नहीं आएगा, मतलब ये है कुल मिला के। बस ये मैंने इसलिए दिया है कि तुम्हें पता हो कि हाँ इसका भी अपना कोई इंटेंसिटी फॉर्मूला है, धागे वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करता। ये क्लैरिटी होना चाहिए सबको कि ये धागे वाला फॉर्मूला अलग है, धागे का इंटेंसिटी स्पीड फॉर्मूले अलग हैं, इसकी इंटेंसिटी और स्पीड फॉर्मूले अलग हैं। ठीक है, रो क्या है, वी क्या है सबको पता है, डेल्टा PM क्या है सबको पता है। खैर, इंटेंसिटी को लेके प्रेशर, वॉल्यूम, स्पीड और डेंसिटी की मदद से इंटेंसिटी लाना एक चीज है, और किसी सोर्स ऑफ पावर से इंटेंसिटी लाना एक चीज है। ये मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार पहले हम शायद EM वेव में या कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं कि अगर एक P पावर का सोर्स है जो P की एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अब क्योंकि यार ये साउंड वाला टॉपिक चल रहा है तो ये एनर्जी रेडिएशन वाली एनर्जी ना होके कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी। सोचो एक छोटा सा पॉइंट स्पीकर है, वो पूरे एटमॉस्फेयर में साउंड भेज रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी पास में ज्यादा होगी, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो इंटेंसिटी, अगर एक पॉइंट सोर्स है तो वो स्फेरिकल रीजन में अपनी एनर्जी को भेजता जा रहा है, और जैसे जैसे एनर्जी ज्यादा दूर जाती जा रही है तो वो डाइल्यूट होती जा रही है। नहीं तो अगर मैं कहूं कि किसी r दूरी पे यहां पर इंटेंसिटी बताओ, और पावर ऑफ द सोर्स P दिया है, ये P क्या है, पावर ऑफ सोर्स, तो तुम्हें पता होना चाहिए पहले तो इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी में हमेशा बता चुका हूं, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर प्रोपोगेशन पर यूनिट एरिया। ये नहीं लिखा है तो एक बार फिर से लिख लें, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर प्रोपोगेशन पर यूनिट एरिया।
तो अब बताओ यार, आर रेडियस की दूरी पे वो जो पावर यहां से निकल रहा था वो कितने एरिया में फैल चुका है? सबको पता है स्फेरिकल रीजन में फैल रहा है तो कितने एरिया में फैल चुका है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी हो जाएगा पावर बाई एरिया, दैट इज पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है। लाइन सोर्स है तो वो हो जाएगा पावर अपॉन 2 पाई आर एल। डन। शायद कभी ये बात करी जाए, सबको क्लियर होना चाहिए। ऐसी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, चाहे जहां करी हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आई हूं। ठीक, ये फॉर्मूला अभी फिर से एक बार हो गया है, क्लियर हो जाना चाहिए। इको क्या होता है? जब हम किसी कुएं के आसपास खड़े होकर नीचे आवाज मारते हैं तो हमें वही आवाज, अजय देवगन पहाड़ी के पास खड़े होकर चिल्लाता है सपना, तो वहां से आवाज सपना 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 नहीं। अमरीश पुरी की कौन सी रोमांटिक मूवी है जिसमें वो सपना बोलेगा? वो सबके सपने तोड़ने वाला आदमी था। तो इको का मतलब सब समझ गए होंगे यार, वही आवाज टकरा के फिर से हमें सुनाई देती है। हाँ, सपना बार बार डाइल्यूट होके तुम्हारे पास वापस आएगी। जो इंटेंसिटी पहली बार थी वो इंटेंसिटी नहीं रह जाती, दैट इज इको। ओके, तो बताया। अच्छा, क्या इस कमरे में इको नहीं आ रही होगी? मैं कुछ चिल्ला रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं तो उसकी इको मुझे सुनाई देना चाहिए, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यार 340 किलोमीटर 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरी आवाज निकलती है, तुम्हारे कान तक पहुंचती है, और वो टकरा के भी मेरे कान में आ रही है। ये काम इतना फास्ट हो रहा है कि सब कुछ साइमल्टेनियस लग रहा है, हम उसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यही सामने वाली दीवार बहुत दूर हो तो वो हमें इको सुनाई देगा। आमतौर पे ऊंची बिल्डिंग के काफी दूर तुम खड़े हो और कोई शोर करोगे तो वो आवाज हमें सुनाई देती है। दूर खड़े होना जरूरी है, इतना दूर कि दो आवाज का अंतर हमें समझ में आए, बात में रहे। तो छोटी मोटी डिस्टेंस में नहीं आता है, ज्यादा डिस्टेंस में ऐसा हमें महसूस होता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं कह रहा हूं कि यार ये ऊंची बिल्डिंग है या ये पहाड़ी है जहां पे ये सपना का पैटर्न साउंड से निकाला गया है, आई मीन किसी ने बोला सपना, ये एटमॉस्फेयर में आ गया। अरे वेव है ना यार, डिस्टर्बेंस है, साउंड क्या है? डिस्टर्बेंस। तो ये डिस्टर्बेंस हवा में आ गया। अब ये डिस्टर्बेंस इतनी जगह नहीं लेगा, तुम कहोगे वहां तक फैल गया, ये डिस्टर्बेंस इतनी जगह पे और कितनी स्पीड से चल रहा है? 340 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी वी कह ले, और यहां से डी दूर जाना, ठीक है, और फिर डी दूर आना, फिर उसी बंदे को फिर से सुनाई देना, कितना समय लगेगा? तो समय बराबर, यार स्पीड तो सेम ही रहेगी, समय बराबर क्या? दूरी बटा चाल। तो बस यार ये काइनेमेटिक शुरू हो गई कि सपना को वापस आने में कितना समय लगेगा। तो समय क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। निकाल लोगे यार, इसमें कुछ है ही नहीं यार, क्या डिस्कशन करें, काइनेमेटिक्स है। और वो भी कौन सी काइनेमेटिक्स? यूनिफॉर्म मोशन वाली। यूनिफॉर्म में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता था, तो टाइम इक्वल टू क्या हो? डिस्टेंस अपॉन। कई बार लैंग्वेज बनाई जाती है, एक नाम आता है सोनार, एक आता है रेडार। रेडार होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहचानने का सिस्टम, और सोनार होता है साउंड वेव को पहचानने का सिस्टम। यानी ऐसा कोई डिवाइस जो साउंड वेव को डिटेक्ट कर सकता है और साउंड वेव को जनरेट भी कर सकता है। तो हम इस बड़े से जहाज में अपना डिवाइस लेके खड़े हैं, उसने साउंड जनरेट करी, साउंड पानी से चलते चलते समुद्र के डेप्थ तक गया, और उसके बाद वही साउंड वापस इसने डिटेक्ट करी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार इन दो आवाज को सुनने के बीच का समय का अंतर इस डिवाइस ने रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है। तो कोई पूछा यार बताओ समुद्र की डेप्थ क्या होगी? तो बताओ यार डेल्टा टी बराबर, अभी मैंने बताया, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? वी डेल्टा टी बाई 2। यानी कुल मिला के वी डेल्टा टी वो दूरी है जो अब तक हवा ने आवाज ने चली है, और उसमें आधा कर दोगे तो हाइट आ जाएगी। क्यों? इस दूरी में जाना आना दोनों शामिल होगा कि नहीं? तो हाइट क्या हो जाएगी? वी डेल्टा टी बाई 2। समझ गए? तो इस पे अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई दोनों के बीच का टाइम अंतर सुना गया, डेल्टा टी दिया है, साउंड की स्पीड हमें कौन सी लगाना पड़ेगी? पानी वाली, ध्यान रखना।
वैसे तो आवाज चलना शुरू करी थी एयर से, लेकिन 2-3 मीटर एयर में चली, उसके बाद पूरी डेप्थ कहां चली है? पानी के अंदर। तो ये ध्यान रखना यार, ये स्पीड इन वाटर वाली हमें लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साउंड जो चल रही है वो समुद्र के अंदर चल रही है और समुद्र काफी गहरा है, तो ये छोटी मोटी हाइट को इग्नोर कर सकते हैं हम। पूरी आवाज पानी के अंदर वाली स्पीड होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें पता है ये बात, स्पीड सॉलिड, स्पीड लिक्विड, स्पीड एयर, यानी साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा कहां होती है? सॉलिड के लिए, और सबसे कम कहां होती है? एयर के लिए। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, तो यहां पर स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सी डिस्टेंस भले एयर में चला है, लेकिन बाकी डिस्टेंस किस में चला है? पानी के अंदर चला है। एक और डिस्कशन हटाया गया है, दैट इज डेसिबल वाला डिस्कशन, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल वाला डिस्कशन। तो इसमें मैंने डेसिबल वाला डिस्कशन नहीं डाला है, डेसिबल वाला डिस्कशन पहले आता था, फिर से वो गायब है, हटा दे भाई। इसके क्वेश्चन यार सीधे सीधे होंगे, इस पे मैं ज्यादा कुछ एग्जाम्पल क्या कराऊं, हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज ही के दिन सोनोमीटर वायर, जो तरह तरह की फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाल सकता है किसी सर्टेन ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेट कराने पर, या कह सकते हैं नेचर से वो फ्रीक्वेंसी पिक कर सकता है, अपना ऑसिलेशन कर सकता है, कुछ खास खास फ्रीक्वेंसी को वो पिक करता है, उनको हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला था वायर की। आज ही के दिन पहला डिस्कशन। अब हम लोग वो सेम डिस्कशन करने वाले हैं किसके अंदर? एक पाइप के अंदर। वहां डिस्कशन था धागे के अंदर, अब डिस्कशन कहां चलने वाला है? पाइप के अंदर। वहां धागे में कौन सी वेव चलती थी? ट्रांसवर्स वेव। और यहां पाइप के अंदर कौन सी वेव चलेगी? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो सोचा यार ऐसा एक एयर कॉलम ट्यूब है, एयर कॉलम ट्यूब मतलब इसके अंदर एयर भरी होगी, तो ये एयर कॉलम हो गया। ठीक है, और इसमें मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क सामने वाइब्रेट कराया, तो इसने साउंड जनरेट करी। चलो मैं साउंड को ऐसे दिखा दूं, चलेगा? ऐसी होती नहीं है, वो तो बस डिस्टरबेंस को डिनोट कर रही है कि ये साउंड जाएगी और टकरा के वापस आएगी, आपस में सुपर इंपोज होगी। जाना और टकरा के वापस आना, आपस में सुपर इंपोज होना। बताओ, लेफ्ट मूविंग राइट मूविंग मिलना क्या बनाता है? नहीं, सेम डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव इंटरफेरेंस करती है, स्टैंडिंग वेव बनाएगी। यानी इस ट्यूब के अंदर क्या बनने वाला है? स्टैंडिंग वेव। एक पाइप ओपन होगा, आमतौर पे ओपन पाइप में ये सोचना थोड़ा मुश्किल काम होता है कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा, लेकिन अभी हल्का फुल्का लॉजिक मैं देता हूं। देखा, जो ओपन एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल हैं वो लगातार वॉल से टक्कर नहीं करते हैं, वॉल बहुत दूर है, यानी इस कमरे की वॉल बहुत दूर है, लेकिन इस ट्यूब के अंदर जो वॉल है उनसे मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंट टक्कर होती होगी। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर का जो कुछ भी माहौल है वो बाहर के माहौल से एग्जैक्टली मैच करता हुआ नहीं है। यानी भले यार इसकी कनेक्टिविटी है, लगभग उसी टेम्परेचर पे अंदर की गैस होगी जो इस टेम्परेचर पे यहाँ की, लगभग वही प्रेशर में थोड़ा सा बदलाव होगा, प्रेशर में थोड़ा सा बदलाव होगा यहाँ के और बाहर के, है ना। और कई चीजों में ये अलग है कि यहाँ के मॉलिक्यूल कम जगह पे ऑसिलेशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं और दीवारों से टकरा रहे हैं, बाहर के मॉलिक्यूल बड़ी जगह पे हैं। तो ये मीडियम और ये मीडियम थोड़ा कुछ मानों में अलग है। दूसरी बात, जैसे ये कोई पाइप है तो पाइप का अपना टेम्परेचर वहां की गैस को इन्फ्लुएंस करेगा, सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो कुछ ना कुछ बदलाव हैं, और मीडियम में थोड़े से बदलाव होने से एक मीडियम और दूसरे मीडियम में, जैसे धागा नहीं, एक पतला धागा एक मोटा धागा है, उसमें एक में वेव उठी तो उसका ट्रांसमिशन दूसरे में होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। नहीं,
इसी तरह से जब यहां से वेव जनरेट होगी तो कुछ वेव मीडियम बदलने पे प्रोपोगेट कर जाएगी और कुछ वेव टकरा के वापस भी आएगी। और ये प्रोसेस अगर एक तरफ ट्यूनिंग फॉर्क लगा के भी किया गया है तो गैस का जाना, प्रोपोगेट करके दूसरे मीडियम में चले जाना और टकरा के वापस आना, दोनों प्रोसेस इस ट्यूब के अंदर भी हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये नेचर से एनर्जी पिक कर रहा है तो वो इस तरफ से भी जा रही होगी और इस तरफ से भी जा रही होगी, तो उनका सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन होगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, स्टैंडिंग वेव बनेगा। अब स्टैंडिंग वेव क्या होता है मैं बता चुका हूं। स्टैंडिंग वेव फंडामेंटल मोड की मैं फिर से बना रहा हूं। ये क्या बताओ, ओपन, एक एंड ओपन हो तो ऐसा स्टैंडिंग वेव बनता था, यहां दोनों एंड ओपन है तो इसका स्टैंडिंग वेव ऐसा बनेगा। तुम कहोगे यार ये स्टैंडिंग वेव में ऊपर नीचे क्या है, ये तो ट्रांसवर्स में होता था। तो मैं बता दूं, यहां पर अगर तुम सही माने में विजुअलाइजेशन लेना चाह रहे हो तो ये वो पार्टिकल है जिसका ऑसिलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ये थोड़ा कम, ये और कम, और ये जीरो, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा, ये बहुत ज्यादा। यानी यहां पर भी तुम्हें याद है ना यार, स्टैंडिंग वेव जब मैंने चला के दिखाया तो मैंने कहा था कि बहुत सारे पार्टिकल हैं, कुछ की किस्मत में जीरो डिस्प्लेसमेंट लिखा है, कुछ की किस्मत में 2a का एम्पलीट्यूड, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अलग अलग किस्मत के साथ। जो एंटी नोड रीजन होता है वो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करता है, 2a एम्पलीट्यूड होता है, और जो नोड होता है उसकी जिंदगी में कोई ऑसिलेशन नहीं लिखा है। तो देखा जाए तो यहां ऑसिलेशन ऊपर नीचे के बजाय आगे पीछे चलने होंगे। तो क्या ग्राफिकली हम ऐसे दिखा दें तो क्या बुराई है? थॉट अलग है, रिप्रेजेंटेशन वही पुराना है। क्या ये पुराना रिप्रेजेंटेशन से हम आज ही फैमिलियर हुए हैं कि नहीं? यहां बता, ये पार्टिकल सबसे ज्यादा, ये पार्टिकल थोड़ा कम और कम और कम, और इसकी जिंदगी में कोई ऑसिलेशन नहीं लिखा है। यानी जो इन्फ्लुएंस में है दीवार के उसकी जिंदगी में कोई ऑसिलेशन नहीं लिखा है, और जो फ्री है उसकी जिंदगी में एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। तो ये फंडामेंटल मोड लुक मैंने यहां बनाया है। कोई मुझे बता सकता है लेमडा वाइज इस लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? ये एक लूप है, ये एक लूप का भी आधा है, और एक लूप लैम्डा बाई 2 का होता था तो आधा लूप कितना होगा? लैम्डा बाई 4 का। ये लैम्डा बाई 4 का है, ये लैम्डा बाई 2 का। तो इसकी फंडामेंटल पॉसिबिलिटी यही है, इसकी फंडामेंटल पॉसिबिलिटी ये है, इसकी फंडामेंटल पॉसिबिलिटी ये है। हायर पॉसिबिलिटीज और होंगी, वो तुम्हें लैम्डा वाइज पहले सोचना है। लेंथ गिवन होगी, क्या गिवन होगा? लेंथ गिवन होगी, ठीक है, लेंथ गिवन होगी, और तुम्हें क्या पता करना है? लैम्डा लेंथ के टर्म में, देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं इसका लिख देता हूं, चलो बताओ, बोलो। लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा इक्वल टू क्या? 4l, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई लैम्डा, यानी v बाई 4l। हाँ ये ध्यान रखना, v इक्वल टू टी बाई म्यू यहां नहीं लग सकता, क्योंकि ये डिस्कशन किसका चल रहा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो यहां v का मतलब और वहां के v के मतलब में थोड़ा अंतर है। इसका बताओ जरा, लैम्डा बाई 4 ये, लैम्डा बाई 4 ये, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? 4l बाई 2। अच्छा चलो 2l लिख देते हैं, 2l। तो फ्रीक्वेंसी क्या? v बाई 2l। क्या समझ गए? इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है। ये बेसिक मोड है, जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी मोड होगा ये होगा, सबसे लो फ्रीक्वेंसी मोड होगा वो ये होगा। सबसे लो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा लैम्डा इनमें होगा। हायर मोड बनाना मैंने तुम्हें सिखा रखा है, आई होप कि तुम पेंसिल से ही सही कम से कम। अच्छा ये लिख ही दिया है मैंने, माय गॉड। हाँ तो जब आज ही के दिन पढ़ाया है तो इसमें ऐसा क्या रह गया? चलो बोलते जाओ उधर बिना देखे। बता यार, ये सारे मोड में लिख रहा हूं, ये तो हो ही गया यार, लैम्डा आ गया। यहां बताओ, ये फंडामेंटल मोड है, तो इसका हायर मोड कैसा होगा? एक पूरा लूप और एक आधा लूप। तो लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 कितना हो गया? तो लैम्डा कितना आ गया? 4l बाई 3। अगला हायर मोड क्या होगा? दो लूप बनेंगे और एक आधा लूप, तो 5 लैम्डा बाई 4l, तो लैम्डा कितना बनेगा? है ना। इन जनरल देखो जरा, 1 3 5,
का पैटर्न क्या होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एल। तो लैम्डा क्या बनेगा, ये मैंने लैम्डा के रिजल्ट लिख दिए हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है v बाई लैम्डा, और लैम्डा की जगह v बाई 4l, पहला आ गया। दूसरा कितना आएगा यार, जब ये लैम्डा उठा के यहां रखोगे तो आएगा 3v बाई, अगला क्या आएगा 5v बाई। यानी कुल मिला के ये सारी फ्रीक्वेंसीज किस रेशियो में है, ये सारी फ्रीक्वेंसी 135 के रेशियो में है, 135 के रेशियो में है। बात क्लियर है। अच्छा, अगर पहली फ्रीक्वेंसी को मैं कहता हूं ये 20 हर्ट्ज है, तो अगली वाली 3 गुना है 60 होगी, तो अगली वाली क्या, समझ गए यार, इसी सीक्वेंस में होगा कि नहीं। यानी यार वन एंड वाले में 135 का रेशियो है, वहां भी वन एंड वाले में 135 ही का रेशियो होता था। वहां का वन एंड और यहां का वन एंड एग्जैक्टली सेम है, रेशियो वाइज भी और सब कुछ। बताओ, अच्छा अगर ये पहला 20 था, उसको मैं फर्स्ट हार्मोनिक बोल रहा हूं, तो अगला हायर मोड थर्ड हार्मोनिक, और उसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक। हार्मोनिक नेमिंग बड़ी बढ़िया है, जो नंबर यहां मल्टीप्लाई में है वही हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक नेमिंग के हिसाब से इसको मैं लिखूंगा पीवी बाई 4l, हार्मोनिक नेमिंग के हिसाब से। और ओवरटोन नेम के हिसाब से 2n प्लस 1। क्या तुम देख सकते हो, ये 2n प्लस 1 पुरानी हर बात को एक्सप्लेन करते हैं। बताओ, फंडामेंटल मतलब n0, तो ये 1 बन जाएगा कि नहीं। फर्स्ट मतलब n1, तो 1 इंटू 2 3 आएगा कि नहीं। सेकेंड मतलब ये n ओवरटोन नेमिंग है, और ओवरटोन और हार्मोनिक में क्या रिलेशन है कि हार्मोनिक नेमिंग 2n प्लस 1 है, जहां n ओवरटोन नेमिंग है। डन। अच्छी बात यह है कि वहां का वन एंड और यहां का वन एंड सेम है, वहां भी वन एंड ओपन था, यहां भी वन एंड ओपन था। अब वहां पर एक था बोथ एंड क्लोज, लेकिन यहां है बोथ एंड ओपन। बस इतना समझो यार, बोथ एंड का डिस्कशन एक जैसा है। वहां का बोथ एंड, लेकिन वहां का बोथ एंड क्लोज होता था और यहां का बोथ एंड ओपन है, बस इतना अंतर है, ध्यान रहेगा यार। तो सब कुछ सेम है। फिर से मैं दिखाता हूं, बता यार, पहला मोड इसका सबसे बेसिक मोड ऐसा बना था। अच्छा, वहां बेसिक मोड धागे में पता है ऐसा बनता था, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा बनता था तो ये लैम्डा बाई 2 था, और ये लैम्डा बाई 4 मिलके लैम्डा बाई 2 है। इसीलिए बोथ एंड वहां का और यहां का बोथ एंड मैच करता हुआ है। तो लैम्डा बाई 4 2 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एल, तो लैम्डा इक्वल टू कितना, यह कितना हो गया। एक और हायर मोड बनाते हैं, एक लूप दो आधे, ये पूरा लैम्डा बाई 2 और ये दोनों मिला के भी तो लैम्डा बाई 2 हो गया। ठीक है, अगला क्या आएगा, बात समझ गया यार। अच्छा देखो जरा, फंडामेंटल था तो यहां 1 लैम्डा बाई 2 आया था, फर्स्ट ओवरटोन था तो 2 लैम्डा बाई 2 आया, सेकेंड में 3 आया, सेकेंड में 3 आया है, तो nth में n प्लस 1। बात क्लियर है। लैम्डा आ गया तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है v बाई लैम्डा। क्या ये पूरी तरह से वही वाला है यार, बोथ एंड वाला, बस वो बोथ एंड क्लोज होता था, ये बोथ एंड ओपन है। मुझे बता, अगर पहली फ्रीक्वेंसी को मैं 20 हर्ट्ज कहता हूं तो अगली कितनी आएगी, देखो उसका डबल है, अगली कितनी आएगी 60। यानी क्या इसमें पहले वाले के हर मल्टीप्लिकेंट पर रेजोनेंस हो रहा है, पहले वाले फ्रीक्वेंसी के हर मल्टीप्लिकेंट पर रेजोनेंस हो रहा है, 20 40 60 सब पे हो रहा है कि नहीं। तो इसमें मैं कहूंगा ऑल हार्मोनिक्स होते हैं और पिछले वाले में ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। हार्मोनिक से मेरा मतलब क्या है कि इन फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा, ऑल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेंट पे रेजोनेंस होगा, वहां ऑड मल्टीप्लिकेंट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा। क्या दिख पा रहे हैं यार, 1 2 3 सारे रेशियोज आएंगे। हार्मोनिक नेमिंग सीधे सीधे होता है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है तो 1b बाई 2l, ये सेकंड हार्मोनिक है तो 2b बाई, तो pth हार्मोनिक तो pv बाई 2l। हार्मोनिक नेमिंग और ओवरटोन में क्या रिलेशन आ गया, हार्मोनिक नेमिंग p है हार्मोनिक और n है ओवरटोन नेमिंग। क्लियर है भाई, ये मैंने लिख ही दिया है इसलिए कि भाई तुम, अब तो यार रिपीट हो रहा है ना, आज ही के दिन रिपीट हो रहा है। डन।
हाँ भाई, क्लियर है। धागे में सब कुछ परफेक्ट था, धागे में सब कुछ परफेक्ट था, जहां पे क्लोज हो गया वहां पे किसी की हिम्मत नहीं है कि ऑसिलेशन उसके इधर या इधर आ पाए। लेकिन पाइप में ट्रांजिशन होता है, मतलब कि जैसे मैं कहूं कि ये पाइप है, तो क्या यहां से गैस का मीडियम एकदम से अलग हो गया? तो हम कहेंगे यार अगर पाइप का कोई इंफ्लुएंस अंदर की गैस पे है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निकलते ही उसका इंफ्लुएंस खत्म हो जाएगा, थोड़ा दूर तक तो पाइप का इंफ्लुएंस रहता होगा। इसका मतलब अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें बड़ा शार्प बाउंड्री बनाया था कि हमारा जो स्टैंडिंग वेव है वो इतने में बन रहा है। हकीकत यह है कि जो हमारे स्टैंडिंग वेव का दायरा होगा वो थोड़ा बाहर तक होगा, क्योंकि पाइप के इन्फ्लुएंस में जो एयर है वो थोड़ा बाहर तक होगी। और यहां पे वो डिस्कशन दो जगह होगा नहीं, इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन मतलब क्या है कि जितने दायरे में अभी तक हम वेव को सोचते थे, एक्चुअली में वेव का दायरा उससे थोड़ा बाहर तक होता है, और कितना बाहर होता है उस लेंथ को हम बोलते हैं एंड करेक्शन ई। आमतौर पे ई की वैल्यू 0.6 ऑफ रेडियस लिया जाता है। आर क्या है? रेडियस ऑफ ट्यूब। ठीक है, आमतौर पे कुछ ना दिया हो और पूछा जाए कि कितना बाहर तक होता है, तो 0.6 ऑफ रेडियस। तो ऐसा करने से पुराने डिस्कशन में क्या अंतर आ गया? तुम्हें याद है यार, वन एंड के लिए अभी तुमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था PV/4L, और इसका निकाला था जनरल फॉर्मूला PV/2L, निकाला था कि नहीं? तो क्या L लिखना सही होगा? L प्लस E लिखना सही होगा इन जनरल, यानी पुरानी हर जगह पे अगर एंड करेक्शन शामिल किया गया है तो फॉर्मूला बदल जाएगा। यहां क्या होना चाहिए? यस, L प्लस 2E होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां एंड करेक्शन इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। L कैपिटल वाला मैंने लिखा है, स्मॉल वाला कर लो। क्या जनता समझ पा रही? हर चीज जो पुरानी अभी पढ़ाई है वो मॉडिफाई हो जाएगी। एंड करेक्शन के साथ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और बिना एंड करेक्शन के थोड़ा सा अंतर है। एल की जगह L प्लस ई आता है वन एंड में, और L प्लस 2E आता है बोथ एंड में। अच्छा, यहां बोथ एंड क्लोज जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, वरना एनर्जी कहां से जाएगी? तुम कहते सर बोथ एंड क्लोज, तो बोथ एंड क्लोज क्या मतलब? ना तो तुम्हें वहां की आवाज सुनाई देगी बाहर, यहां भी रेजोनेंस में आवाज सुनाई देती है। मेक इट क्लियर। अगर परफेक्ट शेप बनेगा तो ये जो ऑसिलेशंस चल रहे हैं ये बाहर की हवा को डिस्टर्ब करेंगे, वो प्रोपोगेटिंग वेव बनाएगी और हमको सुनाई देगी। यानी अंदर चल रहा है स्टैंडिंग वेव, इन टर्न वो बाहर की एयर को डिस्टर्ब करेगी तो हमको उसकी आवाज सुनाई देगी। हमें ये नहीं सुनाई दे रहा है, इसके इन्फ्लुएंस से जो हवा में डिस्टर्बेंस आया वो हमें सुनाई देगा। जब परफेक्ट शेप बनेगा आवाज तेज आएगी तो हम कहेंगे रेजोनेंस हो गया। बात समझ रहे? रेजोनेंस किन किन शेप में हो सकता है? तो ये जितने भी परफेक्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाए इन सबको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। क्यों? किनारे पे एंटी नोड बना है और एंटी नोड बनेगा तो वो बाहर की हवा को डिस्टर्ब करेगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो इनको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 20 के बाद 40 मिलेगा, 22, 23, 24 ये सब रेजोनेंस नहीं कराएंगे। ठीक है, तो अब यार ये चीज समझने और सुनने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सेटअप है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चंस यहां मिलते हैं तो मैं यहीं बता देता हूं, वरना एक एक्सपेरिमेंट का टॉपिक लास्ट में मैं लूंगा। यानी हम लोग वेव एंड साउंड खत्म करेंगे, उसके बाद 2 क्लास एक्सपेरिमेंटल टॉपिक की रहेंगी। याद है ना यार, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक मेंशन किए गए पिछले साल से, वो सारी क्लास है। तो ये मैं यहीं बता दे रहा हूं, वहां भी बता दूंगा, वहां भी बता दूंगा। ये सेटअप है। ये सेटअप कितने लोगों ने अपने लैब में देखा है? फिजिक्स की लैब में देखा है ऐसा कुछ? एक कंटेनर हो सकता है थोड़ा बदला हुआ देखने को मिले, वो लोटा जैसा बना देते हैं, लोटा जैसा था। खैर, तो कितने लोगों को एक्सपेरिमेंट पता है कि क्या किया करते थे? बस देखा है। हाँ, तो यही है लैब में दिक्कत, कि लैब में हम लोग इतने छोटे दायरे पे काम कर रहे होते हैं कि हमें मेन दायरे पे ध्यान ही नहीं जाता कि एक्चुअली ये सब बातें चल कहाँ की रही हैं। एक्सपेरिमेंट करते समय हमारे मेन ओवरव्यू पे ध्यान नहीं जाता है, बस वो कुछ एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, उस पे वैल्यू डाल डाल के फिर उसका एवरेज निकाल के बस इतना ही पता रहता है। ये फॉर्मूला क्यों आया, कहाँ से आया, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। खैर, अब हम लोग बड़े दायरे से यहाँ कनेक्ट करेंगे। सबसे अच्छी बात, पानी नहीं फैलेगा। पानी है इसमें, ये देखो यहाँ तक भरा है,
इसको हम बोलते हैं रिजर्वायर, इसमें पानी स्टोर होता है और ये एक ट्यूब के जरिए ऐसे दूसरे पाइप से कनेक्टेड है, यहां पानी की जरूरत है, वहां स्टोर है। अच्छा, जो लेवल रिजर्वायर का होगा वही इसका होगा, यानी पानी का लेवल अगर हमें बदलना हो तो इसके पानी को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ एक पिंच कॉक लगी है, इसको दबाओगे तो पानी फैल जाएगा, बढ़ाने का कोई तरीका नहीं, ऊपर से मग्गा लेके डालना पड़ेगा। ठीक, तो पानी कम क्यों कर रहे हैं? ताकि इसका लेवल कम ज्यादा हो। इसका लेवल कम ज्यादा करने के पीछे क्या है कि हमें एक बाउंड्री चाहिए जो रिफ्लेक्शन करा दे। हालांकि उसमें प्रोपोगेशन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, पानी के अंदर भी तो वेव जाएगी, लेकिन मीडियम बदल रहा है तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा। तुम्हें धागे में याद है ना यार, मोटे धागे से पतला धागा या पतले धागे से मोटा धागा, तो रिफ्लेक्शन भी होता था, यहां भी होता है, मानना पड़ेगा यार, यहां पे दिखनाने के लिए कुछ है नहीं। तो अभी क्या है कि वेव जाएगी पानी की सरफेस से टकरा के वापस और उनमें सुपरपोजिशन होगा, लेकिन क्या हर सुपरपोजिशन परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनाएगा? नहीं, खास शेप बनेगा तभी परफेक्ट स्टैंडिंग। तो हम क्या है कि देख थोड़ी सकते हैं साउंड को, सुन सकते हैं, तो अपना कान लगा के बहुत ध्यान से सुनना है। वहां पे लैब असिस्टेंट बोलेगा देखो अब सुनाई दिया, किसी को नहीं सुनाई देता है, फालतू की बात करते हैं सब अंदाजे से चल रहा होता है, इतना का कम आवाज होता है उसमें कि सुनाई किसी को नहीं देता है, लेकिन हाँ वो बोलना पड़ता है, हाँ सर सुनाई दे रहा। तो क्या है कि ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया, ऐसे हमने वाइब्रेट करके यहाँ लगा दिया, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है तो साउंड ऐसे ऐसे जनरेट होती है, ये ध्यान रखना, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा जाता है इसको, उसकी टांगे ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेंगी, ऐसे वाइब्रेट करेगा तो साउंड वेव अंदर जाएगी, टकरा के वापस आएगी, आपस में सुपर इम्पोज करेगी, और यहाँ स्टैंडिंग वेव पैटर्न परफेक्ट वाला सबसे बेसिक ये है। अच्छा, ट्यूनिंग फॉर्क ना बदले, जस्ट देखिए जरा, क्या V इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है? खास ट्यूनिंग फॉर्क है और खास स्पीड है तो खास वेवलेंथ होगी। मैं कह रहा हूं कि यार इस एटमॉस्फेयर का कोई V थोड़ी बदल सकता है, मीडियम थोड़ी बदल सकता है, ना बल्क मॉडुलस बदल सकता है ना डेंसिटी, तो V पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ट्यूनिंग फॉर्क जरूर हम दूसरा ला देंगे तो लैम्डा बदल जाएगा, और अगर हमारा ट्यूनिंग फॉर्क ना बदले तो लैम्डा भी सेम रहेगा। यानी यहां पैटर्न बनाने में हम लूप के साइज को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा ट्यूनिंग फॉर्क वही है, लूप का साइज भी वही है, हम लेंथ को कम ज्यादा करके पैटर्न ढूंढेंगे। तो देखो यार, पानी का लेवल हम कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, जैसे इधर आएगा तो आवाज हमें तेज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट पैटर्न बन गया। जैसी तेज आवाज सुनाई देगी हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे, फिर से पानी गिराएंगे और फिर से तेज आवाज सुनाई देगी, लैब असिस्टेंट बोलेगा देखो तेज आवाज सुनाई दी, बस वहां पे फिर से निशान लगा देंगे, दूसरा पैटर्न। यानी वो फंडामेंटल मोड की लेंथ थी, फिर दूसरा किसका आ गया? उससे हायर मोड का। और अगर कोई तीसरा भी निकाले तो तुम्हें पता है इतनी ही दूरी के बाद फिर से एक निशान लगेगा। नहीं, अब यार इस एक्सपेरिमेंट में डिस्कशन का मुद्दा क्या है, लैम्डा लाया जा सकता है या स्पीड लाई जा सकती है। लैम्डा तो तुम्हें समझ में आ गया, बताओ। अच्छा, इस पहले वाले और दूसरे वाले के बीच में ये लैम्डा बाई 2 एक लूप है कि नहीं? लैम्डा बाई 2, पहली रीडिंग L1 है, दूसरी रीडिंग L2 है, तो क्या L2 माइनस L1 वो किसके बराबर होगा? लैम्डा बाई। पहली रीडिंग से आंसर लाया जा सकता था, बट पहली रीडिंग पे भरोसा नहीं करते हैं। पता है कारण क्या है? हो सकता है तुमने स्केल को लगाने में, एडजस्ट करने में गड़बड़ कर दिया हो, तो L1 गलत हो सकता है। L1 गलत बना रहे, लेकिन L1 माइनस L2 ये कभी गलत, तुम यार इसको खिसका के भी लगा दोगे तो ये पहली लेंथ और दूसरी लेंथ का जब डिफरेंस करोगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। क्या जनता समझ पा रही? इसलिए पहली रीडिंग पर भरोसा नहीं करते, दो रीडिंग लेते हैं, उनका डिफरेंस करते हैं, वो किसके बराबर होगा? लैम्डा बाई, अरे एक लूप की लंबाई यानी लैम्डा बाई 2, तो क्या लैम्डा निकल आया? क्या हो गया? दो रीडिंग जो हमने ली है उनका डिफरेंस का डबल, दैट्स इट। लैम्डा निकालना सीख गए। कैसे निकालेंगे? दो रीडिंग के डिफरेंस का डबल। अब कोई पूछे स्पीड कैसे आएगा, तो यार क्या जो ट्यूनिंग फॉर्क हम लिए हैं हाथ में, उसका ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी हमें पता होगा, V इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। अभी तो मैंने बताया लैम्डा कैसे आता है, 2L2 माइनस L1 से, तो क्या स्पीड भी पता चल गया। तो अब यार इस पे क्या है कि बड़ा सिंपल सा सेट पैटर्न है कि तुम्हें लैंग्वेज में क्या दिया जाएगा। लैंग्वेज में कहा जाएगा एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके हम रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, पहला लेवल जो हमें मिला, पहला रेजोनेंस लेवल मिला वो L1 लेंथ पे मिला, दूसरा L2 पे मिला, लैम्डा बताओ। तुमने देखा है एक्सपेरिमेंट तो तुम्हें लैंग्वेज से कनेक्ट कर पाओगे, नहीं देखा है तो ऊपर से निकल जाएगा। बात समझ में आ गई है? डन।
पहले वाली रीडिंग को सही क्यों नहीं मानते हैं कि स्केल के एडजस्टमेंट में गड़बड़ हो सकती है। दूसरा पता है मेन कारण क्या है, स्केल तुम बिल्कुल मिला के लगा दो तो उसमें एंड करेक्शन भी तो शामिल है, इसलिए पहली रीडिंग पे भरोसा नहीं करते हैं। कि जनता समझ गई है। क्वेश्चन करेंगे और पक्का होगा। ये तो इसका है नहीं, ये वाला क्वेश्चन दिया है क्या? चलो सब करते सब करते। ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज रेजोनेट विद अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो ये डायमीटर की जरूरत तो नहीं थी, इसका मतलब ये एंड करेक्शन मानना चाहते हैं क्या? डायमीटर दिया है तो एंड करेक्शन रेडियस 2.5 हो जाएगी और उसका भी 2.5 रेडियस 2.5 हो जाएगी, एंड करेक्शन उसका भी 0.6 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना आएगा? 25 छक्का 150 1.5। तो एक तरह से ये लेंथ पता है एंड करेक्शन के साथ कितना हो गया, कितना हो गया 17.5। यानी जो हमारा फंडामेंटल मोड बनेगा वो कितनी लेंथ का बनेगा? 17.5 का। क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, पता है v इक्वल टू क्या होता है? हाँ बताए, v इक्वल टू न्यू लेमडा। क्वेश्चन में न्यू दिया है 480, लेमडा क्या होगा? यस, लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू 17.5। तो लेमडा इक्वल टू कितना? इसका 5-4 गुना, 68 और 2 71। क्या समझ गए? 71 सेंटीमीटर है क्या? हाँ, तो 0.71 कर दो। क्या स्पीड निकालने का समझ गए क्या? इसमें एंड करेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि डायमीटर फर्जी नहीं दे रखा है, डायमीटर कुछ तो यूज होगा। क्या समझ पा रही जनता क्या क्या करा गया है? हमने 16 सेंटीमीटर क्यों नहीं माना? क्योंकि डायमीटर दिया था, एंड करेक्शन भी होता है, ये मिला के लेंथ लेना है। और क्योंकि फंडामेंटल मोड है तो ये लैम्डा बाई 4 होगा। किसी को किसी भी बात पे कोई आपत्ति दिक्कत है तो पूछ सकता है। डन। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जब भी यार क्लोज्ड लिखें तो पूरा क्लोज्ड ना सोचें, ये वन एंड है। दूसरा क्या है? इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। जब ओपन कहे तो पूरा ओपन सोचना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप? इसका मतलब दोनों की लेंथ अलग अलग है। ओके, ओपन पाइप 60 सेंटीमीटर का है, क्लोज्ड पाइप कितनी लेंथ का ये हमें नहीं पता है, और जो इन्होंने कंडीशन दी है वो लगा दो। इन्होंने कहा है कि फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड, फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन, फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड फर्स्ट के बराबर है। तो मुझे बताओ फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड का फॉर्मूला, ये वन एंड वाला v बाई 4l होता है, बिल्कुल। इसका 2v बाई 2l, यस 60 लिख देते हैं। जो फॉर्मूले हमने पढ़े वही लगा रहा हूं मैं, और क्या लगा रहा हूं। तो सॉल्व करके हमें क्या लाना था? तो L बराबर आ रहा है 60 डिवाइड बाई 4, मतलब कितना? 15 सेंटीमीटर। जनता समझ पा रही है? जो उन्होंने कहा था वो हमने कर दिया और कुछ नहीं। डन।
जिनका हो गया है अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। सबके पास क्वेश्चंस हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जो इसमें समझाया गया है। आई होप कि एक दो लोग मुझसे पहले कर पाएंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन में कहा गया यार पहली लेंथ ये मिली, दूसरी लेंथ ये मिली, तीसरी ये मिली, तीन तीन बार इन्होंने किया है। हम तो कह रहे थे दो ही बहुत है। तो हमें लेमडा सबसे पहले चाहिए, फिर बी चाहिए। फ्रीक्वेंसी इन्होंने खुद ही दे रखा है, v बराबर न्यू लेमडा होता है। अगर लेमडा पता चल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। स्पीडी तो निकालना है। याद करो यार, मैंने लेमडा निकालना बताया तुम्हें, 2 इंटू L2 माइनस L1। पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग के बीच का जो गैप होता है वो लेमडा बाई 2 के बराबर होता है। याद आया? ट्यूब में पहली रीडिंग L1 पे मिली है, दूसरी रीडिंग L2 पे मिली है, उसके बीच का गैप लेमडा बाई 2 होता है। याद आया? अच्छा, क्या L3 माइनस L2 कोई करता तो भी वही रिजल्ट आता, इसलिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बताओ ये डिफरेंस कितना आया है? तो लेमडा कितना आ गया? 43। तो ये हम 0.43 रख दे तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ गया यार? पढ़ा है तो सबको समझ में आएगा, दिखेगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, कोई तुमसे पूछे यार पहली रीडिंग जो L1 है, पहली रीडिंग L1 9.75, वो सही है या गलत है? बस मैं इतना क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आई मीन वो एंड करेक्शन उसमें है या नहीं है? पहली लेंथ कितनी होना चाहिए थी तुम्हारे हिसाब से? थ्योरी के हिसाब से लेमडा बाई 4 होना चाहिए पहली लेंथ। ये कितना होना चाहिए? लेमडा बाई 4। लेमडा हम निकालें, कितना लाए हैं? 43 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4 1 4, 4 7 28, 17 नहीं, कितना आ रहा है यार ये? हाँ 10 10.7 10.75 10.75। तो पहली रीडिंग क्यों भरोसे लायक नहीं होती, मैं ये दिखाना चाह रहा था। क्या हमारे हिसाब से लेमडा बाई 4 होना चाहिए थी? है कितनी? 9.75। इसीलिए हम पहली रीडिंग पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि स्केल सही लगाया गया है तो उसमें एंड करेक्शन कितना है? स्केल सही लगाया गया है तो एंड करेक्शन कितना है? तो पता है तुम क्या करोगे? लेमडा बाई 4 प्लस सॉरी लेमडा बाई 4 इक्वल टू क्या लिख दोगे? L प्लस L1 प्लस E। तो लेमडा बाई 4 कितना है? 10.75 और पहली रीडिंग कितनी है? 9.75। तो एंड करेक्शन कितना है? ये उधर जाएगा तो 1, यानी 1 सेंटीमीटर का उसमें क्या है? एंड करेक्शन। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन यही है। क्या जनता समझ पा रही है पहली रीडिंग का भरोसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लेमडा बाई 4 थोड़ा बाहर तक होता है। तो लेमडा बाई 4 L प्लस E के बराबर होगा कि नहीं? अगला क्वेश्चन यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सबको घर से करके लाना है। और जितने भी यहां तक के क्वेश्चंस हैं, जरा असाइनमेंट
हो जाएगा सब, उसी का भाई डिस्कशन है। तो बीट से पहले तक का सारा डिस्कशन करना है। बीट फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये पिच क्वालिटी, साउंड इंटेंसिटी, ये सब नहीं करना है, ये मैंने गलती से दे दिया है क्या, डेसिबल वाले क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, ये सेक्शन नहीं करना है। और ये जो सेक्शन दिया है इसमें बीट फ्रीक्वेंसी से पहले, हाँ बीट, इसमें बीट तो शामिल नहीं है, हाँ 1 नंबर से लगा के 13 नंबर तक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन है, 1 to 13। और यहां पहले सेक्शन में 1 से लेके 19 1 to 19 करना है, बीच के छोड़ देना है, फिर 1 to 13 करना है, बीच के क्वेश्चन नहीं करना है, बिल्कुल कट कर दें बीच वाला पोर्शन, ठीक है। तो अगली क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा, शुरू के 45 मिनट में, 45 मिनट में ये खत्म होगा और वेव ऑप्टिक्स शुरू होगा। वेव ऑप्टिक्स अगर अगली क्लास में शुरू होगा तो अगली क्लास में वेव ऑप्टिक्स भी खत्म हो जाएगा, यानी हमारा सिलेबस जनवरी से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है, जनवरी एंड होने से पहले, जनवरी से पहले ही, तो मतलब 2 क्लास अगर मैं और जोड़ लूं, मंडे क्लास नहा रखूं तो मंडे रख लें, मंडे रख लें, तो अभी तो सैटरडे है ना यार, तो सैटरडे मंडे फिर खत्म हो जाएगा, मंडे रख लें क्या, हाँ हाँ ट्यूसडे तो होती है, ट्यूसडे खत्म कर लो यार, ट्यूसडे 27 28 है बस, मतलब टोटल 2 क्लास चाहिए आपको ना अभी? हाँ बस, हाँ प्रैक्टिकल फिजिक्स भी तो है, जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए। मंडे को प्रैक्टिकल फिजिक्स पढ़ा दें क्या, तो इसके बाद 28 के बाद हमारी क्लास होगी 30 को, और 30 को फिर उसके बाद होगी 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को खत्म होगा उस हिसाब से, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास सैटरडे।